नमस्कार आदाब, मेरा नाम है अफी कुरैशी हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बेबाक आवाज़ टीवी। आज एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं जिसने इबरत लोगों के लिए खड़ी कर दी। यानी कि लोग जब उसको देखते हैं या उसके परफॉर्मेंस को देखते हैं तो ज़रूर उसको देखकर उनका हौसला भी बढ़ता है और उम्मीदें भी बढ़ती हैं, क्योंकि इस आदमी ने काम ही ऐसा किया है। 23 देश एक जगह पर जमा होते हैं, अपने टॉप के खिलाड़ी लेकर आते हैं और ऐसे खिलाड़ी जो चैलेंज करते हैं कि हम किसी को भी मैदान में जाकर हराने का दम रखते हैं। उनके बीच में एक शेर जाता है, हिंदुस्तान का शेर, और वो भी ऐसे कस्बे से निकलकर जो ज़िला बुलंदशहर में है जिसका नाम है खानपुर, और वो जाकर उन लोगों के बीच से डुअल में लेके आता है गोल्ड मेडल और सिंगल में लेके आता है सिल्वर मेडल। ऐसी ही शख्सियत मेरे साथ आज मौजूद है जिनको लोग मुन्ना खालिद के नाम से जानते हैं। जामिया में पीएचडी के छात्र हैं और इस वक्त वो अपने होम टाउन खानपुर में आए हुए हैं। मुन्ना खालिद साहब, बहुत बहुत स्वागत पहले आपका बेबाक आवाज़ टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा। 23 देशों के लोग यानी खिलाड़ी आपके सामने मौजूद थे जब आपने प्रतियोगिता की शुरुआत की थी। क्या फील कर रहे थे, कैसा लग रहा था कि भारत का नाम रोशन किस तरह करेंगे, दिमाग में क्या प्लानिंग थी? ये तो नहीं पता था कि गोल्ड और सिल्वर लेकर आऊँगा, क्योंकि 23 कंट्री आई हुई थी और जापान जैसा और इजिप्ट, स्पेन जैसे देश वहाँ पर मौजूद थे। तो एक मन में नर्वसनेस तो रहती है कि ऐसी ऐसी कंट्री आई हुई है कि जिनको हराना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। तो एक नर्वस थी अंदर से, लेकिन एक ये था कि भाई जो हमने अभी तक सीखा है अपना 100% हमें देना है, रिज़ल्ट जो भी होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, एक बात और मैं खालिद साहब जानना चाहूँगा, जब आपका मुकाबला हो रहा था तो मुकाबले में देखा कि आप 100% से भी ज़्यादा 110% देने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि सोशल मीडिया पर आपकी कुछ क्लिप्स वगैरह भी देखे गए। तो जहन में क्या चल रहा था उस वक्त? ऐसा लग रहा था कि मैं जीत पाऊंगा, नहीं जीत पाऊंगा? क्योंकि आपकी जो तैयारी थी वो पहले से भी थी, शायद आप इससे पहले भी बहुत सारे टूर्नामेंट खेल के जीत चुके हैं। जी, जब मैं खेल रहा था जापान के साथ फाइनल, तो एक ये था कि भाई अब फाइनल में पहुँचे हैं तो अपना 100% तो देना ही है, लेकिन थोड़ा एक एक्स्ट्रा एफर्ट भी करना है। हाँ। हो सकता है कि मैं भारत के लिए एक स्वर्ण पदक लेकर जाऊं। हाँ। और वही मेरे लिए कारगर साबित हुआ। स्ट्रेटजी यही बनाई कि मुझे अपनी तरफ से गलती नहीं करनी है, सामने वाले को गलती करने पर मजबूर करना है, और वो स्ट्रेटजी मेरे काम आई। अच्छा, आपके जो साथी थे डुएल में, उनका कॉम्बिनेशन आपके साथ में कैसा रहा? कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो पहली बार ही हम वहाँ युगांडा में पार्टनरशिप बना करके खेले थे। उससे पहले हम कभी पार्टनर बन के खेले ही नहीं थे। लेकिन ये था कि दोनों की समझ अच्छी बनी एकदम। और उससे पहले जो हमारे मैचेस हुए फाइनल से पहले, तो जैसे कुछ हल्के मैच थे 1-2, तो उसमें हमने अपना कोऑर्डिनेशन सेट किया थोड़े कि भाई किस तरह से हमें आगे आने वाले थोड़ा टफ कंपटीशन है, तो उसमें हम किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे को। अच्छा, ये जो फेडरेशन है, जो बैडमिंटन फेडरेशन है इंडिया का, उसकी तरफ से क्या सपोर्ट मिली आपको? और कुछ ऐसा लगा, क्योंकि जो आप गोल्ड और सिल्वर जीतने के बाद में कुछ उन्होंने आगे के लिए आपको कुछ प्रोत्साहन के तौर पे किया हो कि भाई आपको और फैसिलिटी देंगे या कुछ और चीज़ें आपके लिए? नहीं, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने तो अभी इस तरह से कुछ नहीं, सिर्फ उन्होंने ट्वीट करके बधाई दिया है और अभी कुछ ऐसा तो अनाउंस नहीं किया है कि वो क्या क्या फैसिलिटी देंगे। हाँ। तो अभी आगे देखते हैं अगर कुछ उनकी तरफ से अनाउंसमेंट होता है तो। चलिए मुन्ना खालिद भाई, थोड़ा सा पीछे चल लेते हैं, क्योंकि आपका नाम जामिया से भी जुड़ा हुआ है और आपका नाम खानपुर से भी जुड़ा हुआ है। खानपुर में ही आप अपने होम टाउन में हैं। थोड़ा उसके बारे में बताइए, आपने शुरुआत कहाँ से करी और किस तरह से आपका जो है दिलचस्पी जो है इस खेल के अंदर पहुँची, और कैसे आप जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे? थोड़ा सा बताइए ताकि लोगों को एक इंस्पिरेशन आपसे मिल सके, लोग आपसे इबरत हासिल करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है खेलों के लिए बहुत लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सही उनको एफर्ट नहीं मिल पा रहा, सही रास्ता नहीं मिल पा रहा। मैंने खानपुर से 12th किया था। सरकारी स्कूल है SL इंटर कॉलेज। यहाँ से उसके बाद में मैंने नहीं सोचा था कि मैं जामिया जाऊँगा। तो एक हमारे डॉक्टर साहब हैं सटले वाले, उन्होंने अपने लड़के के लिए फॉर्म वहाँ से मंगवाया था, तो उन्होंने BA का फॉर्म मेरे लिए भी मंगवा लिया था। फिर वो मैंने फ़िलअप किया, वहाँ टेस्ट दिया और मेरा वहाँ पर एडमिशन हो गया। उसके बाद वहाँ पर जब मैं गया तो हॉस्टल मुझे मिला। हॉस्टल में लोग बैडमिंटन, टेबल टेनिस पहले खेला करते थे। तो पहले कुछ 1-1.5 साल मैंने टेबल टेनिस खेला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मैं किसी गेम में प्रोफेशनल बनूंगा।
एक दिन की बात है कि कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे थे, तो मैंने उनसे जा कर के रिक्वेस्ट की कि आप मुझे भी खिला लें। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अभी आप रुकिए, हम आपको अभी बुलाएंगे खिलाने के लिए। तो उसके बाद जब उन्होंने अपना गेम पूरा किया तो फिर वो जाने लगे अपने रैकेट लेकर। तो मैंने उनसे दोबारा कहा तो उन्होंने ये कहा कि अब आप कल आना, अभी हमारा टाइम हो गया है। तो बस वो बात दिमाग में घर कर गई और उसके बाद तो फिर ये सोचा कि अब तो बैडमिंटन ही खेलना है और ऐसा खेलना है कि ये लोग फिर मुझे बुलाएंगे। चुप गई वो बात चुप गई। तो वहीं से आपको जो है एक रास्ता मिला कि अब तो बैडमिंटन में करियर बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद तो मैंने अपना थोड़ा क्लासेस स्किप की, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था और मैं काफ़ी जगह मतलब टॉपर भी रहा हूँ और टॉप भी किया है। और तो उसके बाद थोड़ा मेरा पढ़ाई की तरफ से परफॉर्मेंस कम हुआ, लेकिन स्पोर्ट्स की तरफ रुझान इतना बढ़ा कि मैं कम से कम 12-13 घंटे कंटिन्यूसली खेलने लगा दिन के हिसाब से। और वो खेलते खेलते मुझे नहीं पता था कि पैरालंपिक या पैरा बैडमिंटन भी गेम होते हैं। तो एक हमारे जामिया के साथी ही थे, उन्होंने कहा कि आप जो है पैरा बैडमिंटन एक गेम होते हैं, उसमें आप ट्राई करें, आप ठीक खेलते हैं। तो 2015 में मैंने पहला अपना नेशनल खेला था, जिसमें मैं क्वार्टर फाइनल हार गया था चेन्नई में। उसके बाद 2016 में मैंने एक सीनियर नेशनल खेला था फरीदाबाद में। वहाँ पर मुझे सिंगल और डबल्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुए थे। उसके बाद 17 में पार्टिसिपेट किया, 18 में पार्टिसिपेट किया नेशनल, जब वो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंडर में आ गया था। उससे पहले पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया कराती थी। तो अभी 2021 में, क्योंकि 2018 में मेरी जॉब लगी, जॉब के बाद मेरा 2 साल का थोड़ा गैप रहा स्पोर्ट्स को लेकर के। तो क्योंकि उसके 2 साल के गैप के बाद फिर वो लॉकडाउन और ये सब आ गया, तो प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई और ना ही कोई टूर्नामेंट हो पाया। तो दिसंबर 2021 में 4th नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी उड़ीसा में। वहाँ पर मैंने सिंगल और डबल्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए थे। उसके बाद फिर मेरे इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ, जिसमें मैंने बहरीन और दुबई में पार्टिसिपेट किया था। और वहाँ पर मैं जापान से ही क्वार्टर फाइनल हारा था। अच्छा। और फिर अभी हाल ही में अभी 1 हफ़्ता पहले मैं युगांडा के लिए सेलेक्ट हुआ था और वहाँ खेल के आया हूँ, जिसमें मैंने जापान को हरा करके ही गोल्ड मेडल हासिल किया। चलिए, बहुत बेहतरीन काम किया है आपने। अच्छा, कल आप अपने होम टाउन आए और मैंने वीडियोस में देखा सैकड़ों का मजमा लगा हुआ था। ख़ास तौर पर एक इमरान कुरैशी और एक आरजू एडवोकेट हैं, उन्होंने भी बहुत तगड़ा स्वागत किया आपका। इतना प्यार देखकर कैसा लगा कि कस्बे के अंदर जो इंसान कभी ऐसा सहमा सहमा सा रहता था और लोगों से एकदम आम लोगों की तरह मिलता था, अब उसका स्वागत एक सुपरस्टार की तरह हो रहा हो जो देश का नाम रोशन कर रहा हो, कैसे फील कर रहे थे आप? मुझे तो यहाँ आने से पहले पता ही नहीं था, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इस तरह का स्वागत रखा गया है। और जब मैं खानपुर पहुँचा तो इतनी ज़्यादा तादाद में भीड़ देख करके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और मुझे लगा कि खानपुर के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना मेरा साहस बढ़ा रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, तो वो फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। चलिए, देखिए दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ, पैरा बैडमिंटन जो होता है वो बैठ के खेला जाता है। नहीं, दोनों तरह से हाँ। उसमें 6 कैटेगरी होती हैं। हाँ। एक SL3 SL4 होती है जो कि स्टैंडिंग होती है, और एक SU5 होती है जो जिनके हैंड में प्रॉब्लम होती है, वो भी स्टैंडिंग होती है। एक SS6 होती है जो हाइट में छोटे होते हैं, उनके लिए होती है। और व्हीलचेयर 1 और व्हीलचेयर 2 2 कैटेगरी होती हैं, जिनके दोनों पैर ख़राब होते हैं, वो व्हीलचेयर 1 में आते हैं। और व्हीलचेयर 2 होते हैं जिनका एक पैर ज़्यादा मतलब 70% से अबव डैमेज होता है। आप कौन सी कैटेगरी में थे? मैं व्हीलचेयर 2 में। व्हीलचेयर 2 में थे, यानी दोनों या एक पैर के साथ? चलिए, अच्छा, एक आखिरी सवाल नहीं, सिर्फ आपको एक मैसेज देने के लिए कहूँगा। उत्तर प्रदेश, इंडिया या कानपुर या तमाम देशवासी को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस खेल में आगे बढ़ने के लिए? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि किसी भी इंसान के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब कोई भी इंसान अगर किसी चीज़ को ठान ले और उसके रास्ते पे चल दे तो वो काम ऑटोमेटिकली आसान होता चला जाता है। क्योंकि हम जब कोई चीज़ नहीं जानते हैं करना तो वो हमें टफ़ लगती है, लेकिन जब हम उस फील्ड में उतर जाते हैं और धीरे धीरे उनको जानने लगते हैं तो वही चीज़ हमें ईजी लगने लगती है। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे ज़रूरी किसी भी प्लेयर या स्टूडेंट या पढ़ाई के लिए शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है, और वो शेड्यूल के साथ हर काम करना है। आपको खेलना भी है, पढ़ना भी है, सोशली भी रहना है,
सारी चीज़ें करनी है, लेकिन शेड्यूल के हिसाब से करना है और जो जिस काम के लिए आपने अपना टारगेट बनाया वो काम नहीं भूलना है। बिल्कुल। तो ये मुन्ना खालिद थे जो अभी युगांडा से एक गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत कर आए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और बेबाक आवाज़ टीवी और रफ़ी हिंदुस्तानी आपको दुआ देता है और शुभकामना देता है कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुन्ना खालिद से बातचीत हमने आपकी करवाई। मुन्ना खालिद वो शख्सियत हैं जिनके पैर सड़क पर बेशक लड़खड़ा रहे हों, लेकिन हौसले एवरेस्ट की चोटियों से भी ज़्यादा ऊंचे होंगे। और ऐसे ऊंचे हौसले वालों ने ही आज देश का नाम अलग अलग कंट्रीज़ में रोशन किया है। उन्हीं में से एक नाम मुन्ना खालिद है जो आज सफलता की ऊंचाइयों को छू भी रहे हैं और देश का नाम रोशन भी कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों से और ऐसी ही खबरों से लगातार हम आपको तारुफ कराते रहेंगे, आपका उनसे मिलवाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे जाके फॉलो और लाइक कर लीजिए। नई खबर, नई अपडेट और नए मुद्दे के साथ में मैं फिर हाजिर हूँगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार, आदाब।